नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरएम एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और हम टीचिंग एग्जाम के लिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बुद्धि का चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। बुद्धि के चैप्टर में हमने बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि की विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया था। आज उसी सीरीज में आगे पढ़ते हैं हम हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। आज हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। पहले है हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे ये। उन्होंने बहुप्रतिभा सिद्धांत का प्रतिपादन करके ख्याति प्राप्त की थी। इस सिद्धांत का विकास गार्डनर के द्वारा किया गया। तो ये सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। 1983 ईस्वी में इन्होंने बताया, 1983 में इन्होंने बताया कि एकांकी न होकर के बुद्धि जो है एकांकी न होकर कैसे होती है? बहुकारकी होती है। ठीक है, कि इस सिद्धांत में गार्डनर स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर के बहुकारक होती है। कब बताया? 1983 में। और गार्डनर ने मूल रूप से 7 तरह की बुद्धि का वर्णन किया है। जो 7 तरह की बुद्धि का गार्डनर ने वर्णन किया है, उसमें से प्रत्येक कारक क्या होता है? स्वतंत्र कारक होता है। देखते हैं कि 7 तरह के जो सिद्धांत हैं गार्डनर के कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है यहां पर भाषाई बुद्धि, फर्स्ट पार्ट। फिर है तार्किक गणितीय बुद्धि, उसके बाद है स्थानिक बुद्धि, फिर आती है शारीरिक गतिक बुद्धि, फिर है संगीत बुद्धि, उसके बाद व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। शुरुआती दौर में हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा 7 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी। बाद में प्रकृतिवादी बुद्धि को जोड़ दिया गया। 1998 में उन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि को इसमें शामिल कर लिया और वर्ष 2000 में असी तत्ववादी बुद्धि को भी इसमें शामिल कर लिया गया। वर्तमान में हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के 9 पार्ट है। 9 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई है। मूल रूप से शुरुआत में उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का ही जिक्र किया था। ध्यान रख लेंगे। तो ये है हमारे हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के 9 प्रकार। आगे बढ़ते हैं, डिटेल से देखते हैं इन सभी को। सबसे पहले है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि में क्या है? नाम से स्पष्ट है कि भाषा से संबंधित, कि भाषाई बुद्धि में वाक्यों तथा शब्दों की बौद्धिक अक्षमता, शब्दावली, शब्दों के कर्मों के बीच के संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। तो ये कौन सी बुद्धि है? ये है भाषाई बुद्धि। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि शब्दों में वाक्यों के बोध की जो क्षमता है वो क्या है? भाषाई बुद्धि है। और इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो अध्यापक में, वकील, कवि, इतिहासकार, इन सभी में क्या होती है? भाषाई बुद्धि होती है, जिसको शब्दों और वाक्यों के बोध की क्षमता जिनके अंदर होती है। ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल। क्योंकि तार्किक का मतलब क्या है? रीजनिंग से संबंधित है। ऐसी बुद्धि जो रीजनिंग से संबंधित हो, कि इस बुद्धि में तर्क की क्षमता, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अंकों के क्रम के पीछे छिपे संबंधों के पहचानने की क्षमता, ये सब जो कार्य होते हैं वो किस में होते हैं? रीजनिंग में होते हैं। और सादृश्यता, समता आदि संबंधित। सादृश्य एनालॉजी से संबंधित है। तो ये सब रीजनिंग से संबंधित, यानी कि तर्क करने की क्षमता होती है, अंकों को पहचानने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया में दक्ष होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? ऐसी बुद्धि या तो वैज्ञानिक में होगी, या फिर किस में होगी? गणितज्ञ में होगी। ठीक है, या फिर रीजनिंग टीचर में होगी, यही होगा। नेक्स्ट है थर्ड टाइप की बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि का मतलब क्या है? कि इसमें स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना शक्ति करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। यानी कि कल्पना शक्ति और कल्पना करने की योग्यता, उसको हम क्या बोलेंगे? स्थानिक बुद्धि बोलेंगे, स्पाइटल इंटेलिजेंस से। ऐसी जो बुद्धि होगी वो किस में होगी? चित्रकार में, मूर्तिकार में, कवि या फिर कलाकार, जो क्या करते हैं?
कल्पना ज़्यादा करते हैं। ध्यान रख लेंगे। तो इस प्रकार की बुद्धि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट इसके बाद शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि कि इस तरह की बुद्धि में अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता और वस्तुओं को सावधानीपूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता सम्मिलित होती है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ये एक ऐसी बुद्धि है जिसमें क्या सिखाया जाता है कि शरीर को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। शरीर नियंत्रण की बुद्धि ये होती है। और ऐसी बुद्धि किस में होती है, या तो होगी खिलाड़ी में, क्योंकि खिलाड़ी का खेलते समय क्या होना चाहिए, शरीर पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी बुद्धि मुख्य रूप से किस में होगी, खिलाड़ी के अंदर होगी, या फिर डांसर के अंदर। जो डांस करते हैं उनके अंदर भी ऐसी बुद्धि होती है, जिसको बोला गया शारीरिक गतिक बुद्धि। ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 पर। और टाइप नंबर 5 में क्या दे रखा है, संगीत बुद्धि, यानी कि म्यूजिक जो बुद्धि है उसके बारे में बोला गया है कि इस बुद्धि में तारतव तथा लय को सही ढंग से प्रत्यक्षण करने की क्षमता होती है। इसमें संगीतिक सामर्थ्य एवं निपुणता विकसित करने की क्षमता भी शामिल होती है। यानी कि संगीत बुद्धि किस में होगी, या तो संगीतकार में या फिर भजनकार में। यानी कि जिसमें के सुर में क्या हो, लय होगी, उसके अंदर क्या होती है, संगीतज्ञ बुद्धि होती है। संगीत से संबंधित जो बुद्धि होती है वो संगीतकार और गीतकार या भजनकार इनमें ही होती है, जिसके अंदर तार तो यानी कि पिच और लय रिदम होती है। नेक्स्ट है टाइप नंबर 6 की व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, ठीक है, जिसको अंतरा व्यक्तिक बुद्धि भी हम कह सकते हैं। इस तरह की बुद्धि में अपने भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता, उनमें विभेद करने की क्षमता तथा मानव व्यवहार को निर्देशित करने में उन सूचनाओं का उपयोग करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि मतलब क्या है कि आत्मन बुद्धि। आत्मन बुद्धि मतलब क्या है कि भावनाएं, मूल प्रवृत्तियां और संवेग की योग्यता जिसमें होती है वो कैसी बुद्धि होती है, वो होती है व्यक्तिक आत्मन की बुद्धि। ध्यान रख लेंगे। जिसमें क्या होता है, अपनी भावनाएं, मूल प्रवृत्ति और संवेग की योग्यता जिसमें होती है वो है आपकी व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। और ऐसी बुद्धि जो होती है वो आत्मदर्शन करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है टाइप नंबर 7 व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। ठीक है, यह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसमें क्या है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि में क्या था टाइप नंबर 6 में कि पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, कि अपने आप को समझना, अपने आप की योग्यताओं को समझना, अपने आप की भावनाओं को, मूल प्रवृत्ति और संवेगों को समझना। अब है व्यक्तिक अन्य बुद्धि। इसका मतलब क्या है कि दूसरों की चीज़ों को समझना, कि इस तरह की बुद्धि में दूसरे व्यक्ति की प्रेरणाओं, इच्छाओं तथा आवश्यकताओं को समझने की क्षमता तथा उनकी मनोदशा एवं चित्त प्रकृति मॉनिटर करके किसी नई परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करेगा के बारे में पूर्व कथन करने की क्षमता आदि होती है। यानी कि सिंपल भाषा में कहने का मतलब क्या है कि दूसरों को अच्छे से समझना ही क्या है, व्यक्तिक अन्य बुद्धि है, कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा, इच्छा और आवश्यकताओं को समझना। इसको बोलते हैं बाह्य दर्शन। ठीक है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि को आत्मदर्शन और व्यक्तिगत अंतर अन्य बुद्धि को बाह्य दर्शन। ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद टाइप नंबर 8। 7 टाइप जो हमने पढ़े थे वो क्या थे, वो मूल रूप से 7 प्रकार जो हार्वर्ड गार्डनर ने शुरुआती दौर में बताए थे वो थे। लेकिन प्रकृतिवादी जो बुद्धि है उसको गार्डनर ने इस बुद्धि को 1998 में संशोधन के बाद जोड़ा। तो प्रकृतिवादी बुद्धि को कब जोड़ा गया, 1998 में। इससे तात्पर्य व्यक्ति में प्रकृति में जो पैटर्न तथा सिमेट्री मौजूद होती है उसे सही सही पहचान करने की क्षमता से होता है। ठीक है, यानी कि प्रकृति में जो तत्व जो मौजूद है उनको समझना ही क्या है, प्रकृतिवादी बुद्धि कहलाती है। और ऐसी जो बुद्धि होती है, इस ढंग की बुद्धि जो होगी वो किस में होगी, किसान में, जीव वैज्ञानिक
और मौसम वैज्ञानिक के अंदर वनस्पति वैज्ञानिक में इस तरह की बुद्धि होती है जो प्रकृति को समझ सकते हैं, प्रकृति में जो तत्व मौजूद है उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद असी तत्ववादी बुद्धि। इसमें क्या है कि ये इसको भी क्या किया गया, हावर्ड गार्डनर के द्वारा इस बुद्धि को भी बाद में जोड़ा गया। गार्डनर ने बुद्धि के इस प्रकार को 2000 में संशोधन से जोड़ा। 2000 में, वर्ष 2000 में संशोधन किया गया, उसके बाद इसको जोड़ा गया। इससे तात्पर्य मानव के बारे में छिपे रहस्यों को, जिंदगी, मौत तथा मानव अनुभूति के वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर की जाने की क्षमता होती है। ठीक है। अस्तित्ववादी बुद्धि यानी कि अस्तित्व की जो विचारधारा है उसको पहचानना ही क्या है, अस्तित्ववादी बुद्धि है। ठीक है। यानी कि ऐसी जो बुद्धि होती है वो योगी, संत, दर्शन शास्त्री, जो फिलोसफर होते हैं, दार्शनिक जो चिंतन होते हैं, इस ढंग की बुद्धि उन लोगों में अधिक देखने को मिलती है। ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे। तो ये थे हावर्ड गार्डनर के अनुसार 9 तरह की जो बुद्धि है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। इस बुद्धि में जो आपने कितने तरह की बुद्धि पढ़ी है, 9 तरह की बुद्धि इसमें पढ़ी है। पहले 3 जो टाइप है, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि और स्थानिक बुद्धि, कि प्रथम 3 जिनका मापन परीक्षणों द्वारा, जिस बुद्धि का मापन क्या है, परीक्षणों के द्वारा आसानी से होता है। पहले 3 तरह की बुद्धि का मापन परीक्षणों द्वारा आसानी से हो सकता है। और अंतिम जो 6 का स्वरूप ऐसा होता है कि जिनमें बुद्धि के परंपरागत अर्थ को विस्तृत किया गया है। ध्यान रख लेंगे। तो ये है आपकी टोटल 9 तरह की बुद्धि जिसको हावर्ड गार्डनर ने बताया है। नेक्स्ट, अब देखते हैं इसके शैक्षिक उपयोग क्या है, कि स्कूल में बहुबुद्धि प्रतिभा सिद्धांत अपनाने के लाभ, कि आप छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और प्रतिभाओं के आधार पर उन्हें सीखने के विश्वसनीय अवसर प्रदान करेंगे। किसके आधार पर? उनकी आवश्यकताएं, रुचियों और प्रतिभाओं के आधार पर। बहु प्रतिभा कक्ष वास्तविक दुनिया की तरह कार्य करती है और एक वस्तु के लेखक एवं व्याख्याकार समान रूप से मूल्यवान सृजक होते हैं। छात्र अधिक क्रियाशील, समर्पित विद्यार्थी बन जाते हैं। यानी कि इस बुद्धि से क्या फायदा होगा, शैक्षिक जो महत्व होगा इसका, कि बच्चों को उनकी आवश्यकताओं, रुचियों और प्रतिभाओं के अनुसार ही उनको क्या है, सीखने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट, पालकों तथा समुदाय की रुचि आपके स्कूल में बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छात्र पैनलों तथा श्रोताओं के समक्ष अपने कार्य का प्रदर्शन करते हैं और शिष्य की तरह सीखने की गतिविधियां समुदाय के सदस्यों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल कर देते हैं। ठीक है। अगर इस तरह की प्रक्रिया अगर स्कूल के अंदर अपनाई जा रही है तो इसका जो प्रभाव वो समाज के अंदर अच्छे तरीके से जाएगा। समुदाय की जो रुचि होगी वो आपके स्कूल के प्रति बढ़ जाएगी। छात्र अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकेंगे और सबके साथ बांट सकेंगे। अपने शक्तियों जो प्रदर्शन है उसको सबके साथ बांट सकेंगे। शक्तियों का निर्माण छात्र को एक विशेषज्ञ बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अंततः स्वभाववान के रूप में परिणत हो सकता है कि जब आप समझने के लिए पढ़ाते हैं तो आपके छात्र सकारात्मक शिक्षा के अनुभव और जीवन में समस्याओं के हल के लिए क्षमता इकट्ठी कर लेते हैं। तो ध्यान रहेगा कि हावर्ड गार्डनर की जो बुद्धि है उसका शैक्षिक महत्व बस इतना सा है कि छात्रों को जो है आवश्यकता, रुचि और प्रतिभाओं के आधार पर सीखने का जो है अवसर मिल सकेगा और वो अपने उस मिले हुए अवसर का अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे जिसका समुदाय में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ध्यान रख लेंगे। तो ये था हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा SRM एग्जाम गुरु, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियोज़ का PDF और अदर जो नोट्स है CTET, SET या फिर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक ID है ये जो आपको सामने दिखाई दे रही नवदीप रेड्डू के नाम से, इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से भी नोट्स आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।